पाठ 1। मेवे फलते श्रम की डाल में। लेबर बियर्स फ्रूट्स। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। दुनिया में परिश्रम से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं। महापुरुषों ने कहा है, काम ही पूजा है, अर्थात काम को ईश्वर स्तुति से भी ऊंचा माना गया है। यदि श्रम न हो तो मानव के पास कोई उपलब्धि भी नहीं होगी। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि किसान फसल बोने, काटने आदि का काम ना करें, खेतों में अपना पसीना ना बहाएं, तो क्या लोगों को अनाज, सब्जियां, फल आदि प्राप्त हो पाएंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, कठिन परिश्रम, उत्साह, लगन, विश्वास, कर्मठता, सफलता की चाह। हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, कुछ होने का नहीं दुहाई देने भर से राम की। जिनको अपने कठिन परिश्रम पर होता विश्वास है, आशा के अनुकूल सफलता आती उनके पास है। हिम्मत हारो नहीं, कहीं भी रहो किसी भी हाल में, यह मत भूलो कभी कि मेवे फलते श्रम की डाल में। मन में लगन अगर है सच्ची, दृढ़ निश्चय उत्साह है, बड़ी सरलता से मिल जाती मंजिल वाली राह है। करो असंभव को भी संभव अपने अथक प्रयास से, उद्यम से क्या हो सकता है यह पूछो इतिहास से। कर्मठ बनकर जीना सीखो अपने जीवन काल में, यह मत भूलो कभी कि मेवे फलते श्रम की डाल में। पार्ट 2। सोन मछली, द गोल्ड फिश। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। बच्चे स्वभाव से ही भोले और सरल हृदय के होते हैं। उनमें अत्यंत संवेदनशीलता होती है, साथ ही माता पिता के प्रति अटूट विश्वास भी। माता पिता के शब्द, पुस्तकों के शब्द और परी कथाओं की सभी बातें उन्हें सच लगती हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। पशु पक्षियों को पालतू क्यों बनाया जाता है? पशु पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण से अलग करने का औचित्य क्या है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता, मातृ प्रेम, सेवा भाव, विश्वास। मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। जब वे घर पर होते तो मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते। एक दिन संध्या के समय वे बड़े खुश खुश घर लौटे और आते ही माँ से बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, यह मेरे लिए क्या ले आया आप? यूडी कॉलोन, इसका मैं क्या करूंगी? मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ? आप अपने लिए ही लाए होंगे, मुझे तो परफ्यूम चाहिए। माँ की आंखें डबडबा आई थीं। मुझे लगा कि माँ दुखी है। माँ के दुख से मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना? उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूं। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। वह कहती है, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। मैं समझता था कि वह सोन मछली अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा। मेरी माँ फिर कभी दुखी नहीं दिखेंगी, हमेशा प्रसन्न रहेंगी। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें मछली ही चाहिए? मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन हम मछली घर से सोन मछली यानी सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। बहुत शीघ्र मछली से मेरी मित्रता हो गई। मैंने उसके लिए एक नन्ही सी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूद लगाती। ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके इस खेल का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, सोन मछली, मेरी माँ के लिए परफ्यूम की शीशी ला दो। अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया। पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई।
मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीजें आएंगी, आप बस देखती जाइए। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चिट लगी है। मैंने चुपके से वह चिट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे बो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। फिर क्या था, मैंने खाने की मेज साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा और माँ की सहायता भी करूंगा। उस दिन से मैं अपना सारा काम स्वयं करने लगा। माँ मेरी प्रशंसा करते हुए कहती, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए। मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे, मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहियों वाली साइकिल मांगी और अगली सुबह मैं आंख मलता ही रह गया। मैंने अपने कान भी खींचे। मेरे बिस्तर के बगल में चमचम करती नई साइकिल रखी थी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भोजन के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ न मांगना, उसे आराम करने दो। अगले दिन जब मैं बाहर से लौटा तो देखा कि सोन मछली अपने बर्तन में नहीं है। वहीं पास में मेरी बिल्ली बैठी थी और उसके मुंह में सोन मछली की पूंछ थी। मैं हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसी समय पिताजी आ गए। मैंने रोते हुए कहा, यह सब इस बिल्ली की हरकत है, इसने सोन मछली को मार दिया। अभी तो मुझे उससे बहुत से उपहार मांगने थे, अब मैं किससे अपने मन की बात करूंगा। पिताजी ने ढांढस बनाते हुए कहा कि सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत उदास था और निराश भी, पर सोन मछली बाद में भी करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन और नव वर्ष पर उपहार आते रहे। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात परिश्रम कर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले मेरे पिताजी ही वास्तव में मेरी सोन मछली थे। पार्ट 3, मैं हूं बिजली। आई एम इलेक्ट्रिसिटी। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। इस पाठ में बिजली अपनी कहानी खुद सुनाती है, जिसे सुनकर पता चलता है कि आज के युग में बिजली कितनी उपयोगी है और उसके बगैर हमारा कोई काम पूरा नहीं होता है। सोचिए, लेट्स थिंक। आपके घर में बिजली के कौन कौन से उपकरण हैं? बिजली के उपयोग और उसकी बढ़ती जरूरत के बारे में बताइए। जीवन मूल्य, वैल्यूज। ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपयोग। ऊर्जा का संरक्षण व संवर्धन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं हूं बिजली, आज के युग की पहचान। आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब ओर बस मैं दिखाई देती हूँ। अगर तुम यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझसे चलती हैं, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियां सब मेरी ओर इस तरह ललचाई नजरों से देखते हैं जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूँ। मैं हूँ तो सब ठीक ठाक और मेरे चाहते ही
सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और केवल धरती की बात ही क्यों की जाए। आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर है। मैं नहीं तो बड़े बड़े कंप्यूटर कहाँ से चलेंगे। कुल मिलाकर असलियत तो यह है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौंधती थी और जिसमें चौंध थी, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। पर धरती पर भी बिजली होती है, इसका लोगों को पता नहीं था। फिर जब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है या सूखे बालों में कंघी फराने में कुछ चिक सी होती है, तब लोगों को पता चला कि अरे यह तो बिजली है जो दो चीजों के रगड़ने से पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ या आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर भी दो चीजों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। पर ये दोनों चीजें, आसमान की बिजली और धरती की बिजली, क्या एक ही है या अलग अलग हैं? इसको लेकर बड़े दिनों तक बहस और चर्चाएं चलती रहीं। तरह तरह के प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग तरह की पतंग थी जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से में एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था। जब यह बादलों तक पहुंची तो लोहे के तार से बिजली पतंग की डोर में आई और फिर नीचे बंधी हुई चाबी तक पहुंच गई। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंदी चाबी को छुआ तो जोर से चिट चिट की आवाज हुई और उन्हें करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाले रिसर्च में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देती। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग एडिसन के शुक्रगुजार हो गए क्योंकि उन्होंने आदमी की अंधेरी दुनिया को उजाले से भर दिया। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिशें भी लगातार चल रही थीं, ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिकों को बैटरियां बनाने का उपाय सूझा। आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी, छोटे से छोटे सेल बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कॉर्डलेस माउस, सब में मेरा सूखा सेल ही तो काम करता है, वरना न तुम्हारा कंप्यूटर चले और ना टीवी। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी ना आकाश में उड़ पाए, ना समुद्री यात्रा कर पाए। और हाँ, आज की ज्यादातर रेलगाड़ियां भी तो मैं ही चलाती हूँ। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं, जिनमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई थी। वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत आज इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारा जीवन खुशहाल है, तो इसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। इसके साथ ही तुम सभी को उनके इस सपने को पूरा करने में मदद करनी होगी। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा लाभ उठा सकें। और अब आखिरी बात यह है कि भाई, मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ और छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो मुझसे ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। मुझ में अच्छे गुण भी हैं और बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज्यादा हैं। अगर कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। पार्ट 4, काला हिरन, द ब्लैक डियर। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। निरीह पशु पक्षी
केवल मूक प्रार्थना करना जानते हैं। उनका भोलापन किसी भी हृदय में दया स्नेह का ज्वार ला सकता है। इस पाठ में पशुओं के आपसी स्नेह व समर्पण का चित्रण है। सोचिए, लेट्स थिंक, मनुष्य द्वारा अपने शौक एवं सुविधाओं के लिए जंगली जीव जंतुओं का शिकार करना कितना उचित है। सोचिए, जीवन मूल्य, वैल्यूज, दया, प्रेम, समर्पण, मैत्री, सहयोग, प्राकृतिक सुंदरता, नेतृत्व का गुण, जाति के लिए बलिदान की भावना। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। वहां के सभी पशुओं को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरनों में एक काला हिरन था। काले हिरनों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था। केवल इस जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरनों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी ज्यादा था और वही हिरनों के उस झुंड का सरदार भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत ही सुंदर थीं। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वे थक गए थे। पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए। उन्होंने बंदूकें एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया था। यह उन्हीं की आहट थी। काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों की बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरनों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरनों पर आई विपत्ति टल तो गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत है। राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरनों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। इसी भाग दौड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें दूसरे हिरनों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बाकी हिरनों को जानबूझकर भगा देना चाहता था। मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया।
काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या, राजकुमार को यह सब सपने जैसा लग रहा था। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब कुछ भूल गया था। छोड़ दो इसे। एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मुक्त प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आए थे। राजकुमार की आंख खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। आग और सर्दी, फायर एंड विंटर। कहा आग ने, क्यों री सर्दी, तू है कैसी बहन हमारी, मुझसे दूर दूर रहती है, फिरती है क्यों मारी मारी। मैं घर में तू घर से बाहर, दीवारों से चिपकी रहती, पेड़ों के नीचे सोती है, दुख है मुझको इसका भारी। सर्दी बोली, सुन री बहना, मुझे खुलापन ही प्यारा है, पेड़ पत्तियां घाटी पर्वत ये सारी जागीर हमारी। हवा और पानी से निर्भय मैं जग में घूमा करती हूँ, पानी की 2 बूंदों से ही धुल जाएगी शान तुम्हारी। जो घर आंगन से बनता है उसका जीवन भी क्या जीवन, दीवारों से बाहर ही निखरा करती तकदीर हमारी। यह कह सर्दी और घने जंगल में जाकर लगी नाचने, और आग चूल्हे में बैठी देख रही थी 2 चिंगारी। पाठ 5। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। वी द बर्ड्स ऑफ द ओपन स्काई। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में पंछियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि आजादी सबको प्यारी होती है। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि आपको कैद में रखकर खूब सारी सुख सुविधाएं दी जाएं, तो क्या आपको कैद में रहना ही अच्छा लगेगा? जीवन मूल्य, वैल्यूज, स्वतंत्रता, निर्भय विचरण करने की कामना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आशय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पाठ 6। वृक्ष भी कुछ चाहते हैं। ट्रीज टू वांट समथिंग। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन।
वृक्ष हमें स्वच्छ सुंदर वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य और अन्य बहुत कुछ प्रदान करते हैं। वृक्ष भी हमसे कुछ चाहते हैं। हमें उनकी देखभाल और रक्षा करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक, जिस प्रकार वृक्ष हमारी मदद करते हैं, क्या हम भी उसी प्रकार से उनके लिए कुछ कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, संवेदनशीलता, पर्यावरण संरक्षण, अपनी बात सबके सामने रखने का साहस, चुनौतियों से निपटने की क्षमता। स्नेह निकेतन विद्यालय में छुट्टियों के दिनों में भी चहल पहल रहती थी। इसका कारण था विद्यालय से लगा हुआ एक छोटा सा मैदान। बच्चों को जितना प्यार उस मैदान से था, उतना अपने घर से भी नहीं था। विद्यालय के सभी बच्चे नियम से अपने जन्मदिन पर विद्यालय को एक पौधा भेंट करते और वृक्ष मित्र संघ उस पौधे को मैदान की सीमा पर लगाकर उसे हरा भरा बनाए रखने का काम करते। इस संघ के छात्र अपना काम रविवार को करते थे। हेडमास्टर जी और अध्यापक गण बच्चों को उत्साहित करते रहते। मैदान सुंदर वृक्षों से भर गया था। कुशाग्र थोड़ा बड़ा था। वह वृक्ष मित्र संघ का अध्यक्ष था। एक दिन कुशाग्र और उसके साथी मैदान में खेल रहे थे। अचानक एक बड़ी कार मैदान के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से 2 मोटे तगड़े आदमी उतरे। उन्होंने कीमती वस्त्र पहने हुए थे। वे बिना किसी की अनुमति के मैदान में घुस आए और चारों ओर निरीक्षण करने लगे। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। बाद में पता चला कि वे शहर के बड़े बिल्डर हैं और इस जमीन पर फ्लैट बनाने की सोच रहे हैं। इस समाचार से सारे विद्यालय में दुख की घटा छा गई। सब सोच रहे थे कि इन वृक्षों का क्या होगा। ये तो इतने बड़े हो गए हैं कि हम इन्हें घर भी नहीं ले जा सकते। क्या हमारे प्यारे प्यारे पेड़ काट दिए जाएंगे? कुशाग्र से रुका ना गया। अचानक वह उठा और सीधे प्रधानाध्यापक के कमरे में घुस गया। उसे अनुमति लेने की भी सुध न रही। कुशाग्र ने अत्यंत रुआंसे स्वर में प्रधानाध्यापक जी से पूछा, सर, क्या आप हमारे हरे भरे मैदान को बचा नहीं सकते? प्रधानाध्यापक ने उसे समझाया, यह जमीन हमने इसके मालिक रविकांत जी से किराए पर ली हुई थी। आज उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए उन्होंने इसे बेचने का फैसला कर लिया है। जमीन की कीमत बहुत अधिक है। इसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। मैं स्वयं दुखी हूं। उस दिन कुशाग्र सारी रात नहीं सोया और सुबह शीघ्र विद्यालय पहुंच गया। वह एक एक वृक्ष को ध्यान से देखने लगा, मानो उनसे समस्या का हल मांग रहा हो। अचानक उसे लगा शायद वे कुछ बोल रहे हैं। नीम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम ने कहा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बरगद बोला, मेरा मन कहता है हमें कोई नहीं काटेगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा विश्वास करो। कुशाग्र की आंखों में आंसू आ गए। कुशाग्र ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अगले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की कि मुख्य अतिथि के रूप में जमीन के मालिक रविकांत जी को भी बुलाया जाए। तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। अध्यापकों ने सारा काम आपस में बांट लिया। हर कोई इस उत्सव को सफल बनाना चाहता था। देखते देखते समारोह का दिन आ गया। पूरा मैदान बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। पेड़ों पर सफेद और लाल पट्टियां बनाई गई थीं। उन पर उनकी आयु और भेंट में देने वाले का नाम भी लिखा गया था। सुबह ठीक 10:30 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो गए। प्रधानाध्यापक जी ने उनका स्वागत किया। उनकी प्रशंसा में भाषण देते हुए उनकी जमीन का मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वृक्ष मित्र संघ के अध्यक्ष के नाते कुशाग्र को भी मंच पर बुलाया गया। प्रधानाध्यापक जी ने उसकी प्रशंसा की तथा मुख्य अतिथि से उसे शील्ड प्रदान करने की प्रार्थना की। कुशाग्र मंच पर उपस्थित तो हुआ, परंतु उसने शील्ड लेने से इनकार कर दिया और अत्यंत भावुक होकर कहने लगा, जिन वृक्षों की मैं रक्षा नहीं कर सकता,
उनके लिए इनाम लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये दुखी हैं और अपनी रक्षा में असमर्थ हैं। इन्हें इस दशा में छोड़कर मैं अपनी सफलता पर गर्व कैसे कर सकता हूं? इनके बिना हमारा विद्यालय वीरान हो जाएगा। कृपया आप अपनी भूमि किसी को ना बेचें। बोलते बोलते कुशाग जोर जोर से रोने लगा। सभा में सभी लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। मुख्य अतिथि जी का ध्यान अब तक तो उन पेड़ों और बगीचे पर गया ही नहीं था। इस दृश्य को देखने के बाद वे पूरे मैदान को देखने लगे। सचमुच उन्हें वृक्ष बोलते हुए प्रतीत हुए। रविकांत जी भी भावुक हो उठे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा, आज भगवान ने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया। मैं धन दौलत के लालच में फंसकर जीवन की सुंदरता को पहचान ही न सका। जब तक इस बालक ने मेरा परिचय पेड़ों से नहीं करवाया, ये मुझे निर्जीव लग रहे थे। आज इस बालक के आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इन वृक्षों की भी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। वे जीवित हैं और आगे भी जीवित रहना चाहते हैं। मैंने भी आज इनकी भाषा को पढ़ना सीख लिया है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पेड़ खुशी से झूमने लगे। पेड़ों ने आपस में एक दूसरे से कहा, चलो, कुछ मनुष्य तो हमारी भाषा समझते हैं। पाठ 7, स्टीफन हॉकिंग। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। आमतौर पर दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, किंतु स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उन्हें छूना साधारण बात नहीं है। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या हमें भी किसी की शारीरिक कमजोरी को देखकर उसकी मानसिक बौद्धिक क्षमता पर संदेह करना चाहिए? जीवन मूल्य, वैल्यूज, सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, जीविका तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव। आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो चल फिर नहीं सकता, बस व्हील चेयर के सहारे ही इधर उधर आ जा पाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर आपको तब और ज्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि वह बोल भी नहीं पाता। फिर यह जानकर कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संसार के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, आप अपने दांतों तले उंगली दबाए बिना न रह पाएंगे। अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान पाने वाले इस वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग भी एक वैज्ञानिक ही थे। स्टीफन की आरंभिक शिक्षा सेंट अल्बॉन्स स्कूल में हुई थी। बचपन से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। अपने आसपास की चीजों को जानने और समझने में इन्हें बहुत मजा आता था। जब भी इन्हें कोई खराब रेडियो या घड़ी मिल जाती तो वे उसे ठीक करने बैठ जाते। पढ़ाई का क्रम समान रूप से चलता रहा और 1959 में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और भौतिकी में शोध करने लगे। लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उन्हें एक बीमारी मोटर न्यूरॉन ने घेर लिया, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। इसके कारण इनका चलना फिरना बंद हो गया। अब व्हील चेयर ही हमेशा के लिए इनका सहारा बन गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात जैन वाइल्ड नामक एक लड़की से हुई, जिससे आगे चलकर उनका विवाह हो गया। 1966 में स्टीफन हॉकिंग को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपना शोध जारी रखा। मात्र 37 वर्ष की आयु में वे लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। न्यूटन और बाद में डिराक जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी इस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं। अपने व्याख्यानों और लेखों से स्टीफन ने दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया है। अपने एक व्याख्यान में स्टीफन ने कहा, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाएं और उसके बाद गुब्बारा फुलाया जाए तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे पर रहेंगे गुब्बारे पर ही। यही बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है। जहां एक और स्टीफन अपनी विलक्षण प्रतिभा
और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी देते रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही थी। 1985 में इन्हें भयंकर न्यूमोनिया हो गया। इस बार उनके बोलने की शक्ति भी चली गई। ऐसे में उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी इस कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। अब उनके शरीर में केवल इतनी शक्ति है कि वे कीबोर्ड के बटन दबाकर इधर उधर आते जाते हैं और साथ ही स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। शारीरिक रूप से हिलने डुलने में भी असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनमें गजब का आत्मविश्वास देखा जा सकता है। समय समय पर वे विदेश यात्राएं भी करते हैं। कुछ वर्ष पहले वे अमेरिका गए, जहां उनके व्याख्यान सुनने वालों में बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। वहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी उपस्थित थे। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के माध्यम से उन्होंने आम पाठकों को ब्रह्मांड की तमाम रहस्यों के बारे में साधारण शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। वे लिखते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझाने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों को बताए और मैं इस पर किए गए शोध कार्यों में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। पाठ 8 गोवा। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। पर्यटन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पर्यटन हमारी उदासी को दूर करके हमारे जीवन में नया रंग भरता है। नए नवीले ज्ञान और मनोरंजन के लिए इसे विशेष उपयोगी माना गया है। सोचिए, लेट्स थिंक, गोवा में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ होगा? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, मौज मस्ती, संस्कृतियों का मेल, धार्मिक सांस्कृतिक एकता, भारत दर्शन। गोवा का नाम सुनते ही मौज मस्ती, सैर सपाटे का ध्यान आता है। रेतीले समुद्री बीच, हरियाली, पहाड़ियां, सभी कुछ मन को मोहने वाला और अत्यंत आकर्षक। जहां जाकर वापस आने को मन न करे, जहां की सुंदरता सदा आंखों में बसी रहे, उसका नाम है गोवा। गोवा की संस्कृति अति प्राचीन है। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र अर्थात गाय चराने वालों के देश के रूप में मिलता है। 1000 साल पहले गोवा को कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। 500 साल तक यहाँ पुर्तगालियों का शासन रहा। पुर्तगाली शासकों ने यहाँ की संस्कृति का नामो निशान मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि यह मिट नहीं पाई। गोवा भारत के पश्चिम में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। 12 अगस्त 1987 को यह पूर्ण राज्य बना। इससे पहले यह दमन और दीव राज्य का एक भाग था। इसे 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है तथा आबादी लगभग 15 लाख। इसका समुद्र तट 101 किलोमीटर लंबा है। गोवा में 2 ही जिले हैं, उत्तर गोवा तथा दक्षिण गोवा। पणजी इस राज्य की राजधानी है। 500 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहने के कारण यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव झलकता है। यहाँ की आबादी में 60% हिंदू तथा 28% ईसाई हैं। गोवा में ईसाई समाज का प्रभाव दक्षिणी गोवा में अधिक है, लेकिन दक्षिणी गोवा में ही हिंदुओं के प्राचीन मंदिर हैं। गोवा के तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। इसका पूर्वी भाग पहाड़ी है और इसकी प्रमुख नदियां हैं मांडोवी, जुवारी तथा चपोरा। यहाँ की मुख्य फसलें हैं चावल, काजू तथा नारियल। यहाँ का काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों को निर्यात होता है। मत्स्य यानी मछली उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है, लेकिन मछली न के बराबर निर्यात होती है। यह स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। यहाँ पर लौह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। इसे जापान और चीन जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। कुछ अन्य उद्योग ऐसे हैं जो पर्यटन पर आधारित हैं
गोवा का प्रमुख उद्योग ही पर्यटन है। यहाँ हर वर्ष 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख पर्यटक विदेशी होते हैं। गोवा में छोटे बड़े 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ गर्मियों में आना पसंद करते हैं। वर्षा ऋतु में तो गोवा की छटा ही अलग होती है। तब प्रकृति गोवा को अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है। प्रकृति प्रेमी सैलानी मानसून का आनंद लेने यहाँ विशेष रूप से आते हैं। गोवा में पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच अति मनमोहक है। जुवारी नदी के किनारे पर दोना पाउला बीच है। वहीं इसकी दूसरी दिशा में कुलावा बीच है। बागाटोर बीच, अंजुना बीच, पालोलेम बीच जैसे सुंदर सागर तट भी आकर्षक हैं। गोवा की सुंदरता केवल सागर तटों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और चर्च भी गोवा की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। यूरोपियन शैली में बने सेंट फ्रांसिस, होली स्पिरिट, सालीगांव, रकुल सेमिनरी यहाँ के ऐतिहासिक चर्च हैं। इनके अतिरिक्त सेंट काजरन चर्च, सेंट ऑगस्टीन टावर, ननरी ऑफ सेंट मोनिका तथा सेंट एरिक्स चर्च भी प्रसिद्ध हैं। गोवा के पवित्र मंदिरों में श्री कामाक्षी मंदिर, सप्तकोटेश्वर, श्री शांतादुर्ग, भगवती मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर दर्शनीय हैं। गोवा की राजधानी पणजी भी एक आकर्षक नगर है। यहाँ के आधुनिक बाजार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह शहर मांडवी नदी के तट पर बसा है। शाम के समय पर्यटक इस नदी में तैरते क्रूज पर संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। इनमें गोवा की संस्कृति के दर्शन होते हैं। फुटबॉल यहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। यहाँ कई फुटबॉल क्लब हैं। इसके अतिरिक्त लोग हॉकी और क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं। गोवा पहुंचने के लिए सभी साधनों, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग एवं जल मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है। गोवा मुंबई और बेंगलुरु से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इन शहरों से गोवा के लिए लग्जरी बसें चलती हैं। कोंकण रेलवे की शुरुआत गोवा के लिए वरदान सिद्ध हुई है। देश के किसी भी बड़े स्टेशन से वास्को डी गामा तक रेल यात्रा की जा सकती है। वायु मार्ग द्वारा सीधे पणजी पहुंचा जा सकता है। पणजी से तो कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त डाबुलिस हवाई अड्डा भी है। यह गोवा का घरेलू हवाई अड्डा है जो देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। टैक्सियां भी पर्यटकों में लोकप्रिय हैं। कई पर्यटक तथा स्थानीय लोग स्टीमर द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं। यानी मौज मस्ती के लिए सभी प्रबंध हैं। तो आप कब जा रहे हैं गोवा? बीरबल की सूझबूझ, इंटेलिजेंस ऑफ बीरबल। यह कहानी तब की है जब बीरबल अकबर के दरबारी नहीं बने थे। आयु भी उनकी 16-17 वर्ष की थी। वे किले के निकट पान की दुकान पर काम करते थे। एक दिन बीरबल पान लगा रहे थे। तभी किले का एक कर्मचारी उनकी दुकान पर आया। उसने बीरबल से पाव भर भीगा हुआ चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, इतने चूने का क्या करोगे? कर्मचारी बोला, आपके पास कितना चूना है? होने को तो मेरे पास 3 सेर से भी अधिक चूना है, परंतु इतने चूने का तुम करोगे क्या? बीरबल ने जिज्ञासा प्रकट की। क्या बताऊं, बादशाह सलामत नहाकर जब बाहर आए तो मैंने उन्हें पान पेश किया। उसे खाते खाते वे एक कुर्सी पर बैठ गए और हुक्म दिया कि पाव भर चूना ले आओ। अब तुम चूने के साथ अपने लिए कफन भी लेते जाना। बीरबल बोले, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? राज कर्मचारी सहमते हुए बोला, तुम कितने दिनों से बादशाह के लिए पान लगाते हो? कोई 15 साल हो गए। तुम्हें फिर भी पान लगाना नहीं आया? दरअसल आज पान में चूना ज्यादा लग गया है। चूने से बादशाह की जीभ कट गई है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए बादशाह ने इतना चूना मंगाया है जो सारा का सारा तुम्हें खिलाया जाएगा। इतना चूना एक साथ खाने पर तो मैं मर जाऊंगा। क्या कोई बचने का उपाय भी है? राज कर्मचारी घिंघियाते हुए बोला। उसे अपनी मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। घबराओ मत। 1 सेर घी खरीद कर ले जाओ और थोड़ा थोड़ा करके सब पी जाओ।
इससे ना तो तुम्हारी जीभ कटेगी, ना पेट को कोई हानि होगी। फिर बिना डरे चूना लेकर बादशाह के पास जाओ। बीरबल ने सलाह दी। राजकर्मचारी घी पीकर बादशाह के सामने गया। उसे देखते ही बादशाह ने पूछा, चूना लाए हो? जी हाँ हुजूर। राजकर्मचारी ने उत्तर दिया। यहीं बैठकर सब खा जाओ। बादशाह ने हुक्म दिया। राजकर्मचारी को बैठे बैठे ही सारा चूना एक साथ खाना पड़ा। अगले दिन जब उस राजकर्मचारी ने बादशाह को पान पेश किया तो बादशाह ने अचंभे से पूछा, इतना चूना खाकर भी तुम मरे नहीं? राजकर्मचारी ने बीरबल द्वारा दी गई सलाह के बारे में बादशाह को सब कुछ बता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर पर बीरबल की सूझबूझ, दूरदर्शिता और बुद्धिमानी का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बीरबल को तुरंत बुलाकर अपना दरबारी बना लिया। इस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल हो गए। पाठ 9 नीति वचन एथिकल वर्ड्स। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। इस पाठ में कबीर तथा रहीम के दोहों द्वारा नीति संबंधी बातें बताई गई हैं। इन कवियों ने मानव जीवन और लोक व्यवहार की बड़ी ही गूढ़ विवेचना की है। सोचिए, लेट्स थिंक। कबीर और रहीम के दोहे प्रत्येक युग की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ऐसा क्यों? जीवन मूल्य, वैल्यूज, सच्चाई, सज्जनता, परोपकार, दया, सत्संगति आदि सद्गुणों का विकास। कबीर, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीव, देखी पराई चुपड़ी, मत ललचावे जीव। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। रहीम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाही, गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाही। पाठ 10 काम के नंबर यूजफुल नंबर्स। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। मुसीबत बिन बुलाए मेहमान की तरह अचानक आ धमकती है। ऐसे में जब बड़े साथ ना हो तो बच्चों को अपनी या दूसरों की मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि फोन नहीं होते तो अचानक आई मुसीबत से निपटने के लिए पुलिस या डॉक्टर या फायर ब्रिगेड कर्मचारी की तत्काल मदद कैसे मिल पाती? जीवन मूल्य, वैल्यूज, समझदारी, सूझबूझ, विवेकपूर्ण निर्णय, साहस, हौसला, सहायता की भावना। किरण 5वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिन वह घर पर अकेली थी। उसके मम्मी पापा डॉक्टर के पास गए थे। अचानक किरण को कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठी तथा धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके पापा के कमरे में एक चोर ने अलमारी खोल रखी है। वह गहने और पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। किरण ने हिम्मत और अकल से काम लिया। उसने ड्राइंग रूम में जाकर झट से 100 नंबर पर फोन कर दिया। 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया तथा किरण को शाबाशी दी। अविका भी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह किरण की सहेली है। कल वह अपनी दादी माँ के पास बैठी थी। उसके पापा दफ्तर चले गए थे। उसकी मम्मी घर का कुछ सामान लाने अभी बाजार गई हुई थी। अचानक दादी जी के सीने में तेज दर्द उठा। पहले तो अविका घबरा गई, फिर उसने हिम्मत और बुद्धि से काम लिया।
उसने झट से 101 नंबर पर फोन किया। जल्दी ही एम्बुलेंस आ गई। उसमें डॉक्टर भी थे। वे दादी जी को तुरंत अस्पताल ले गए। समय पर उनका इलाज हो सका और उनकी जान बच गई। अब वे पहले से ठीक हैं। उसके माता पिता ने उसकी सूझबूझ की बहुत तारीफ की। अविनाश किरण और अविका का दोस्त है। वह भी 5वीं कक्षा का ही छात्र है। वह किसी सोसाइटी के एक फ्लैट में रहता है। उसके फ्लैट के ठीक सामने गुप्ता अंकल का फ्लैट है। पिछले रविवार की बात है। गुप्ता अंकल तो सुबह ही अपने परिवार के साथ पिकनिक पर चले गए थे। लगभग 11 बजे अविनाश अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि गुप्ता अंकल के फ्लैट से बहुत धुआं निकल रहा था। अंदर आग लगी हुई थी। वह हैरान था, लेकिन उसने होशियारी दिखाई और जल्दी से 102 नंबर पर फोन करके सारी बात बताई। समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। उन लोगों ने आग बुझाई और अविनाश को खूब शाबाशी दी। आपने देखा 3 बच्चों की बुद्धिमत्ता से क्या हुआ। चोर पकड़ा गया, दादी जी की जान बच गई और घर जलने से बच गया। अब आप भी ये 3 नंबर जरूर याद रखें। 100 नंबर पुलिस की सहायता लेने के लिए, 101 नंबर एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 102 नंबर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाने के लिए। क्यों, ठीक है ना? पार्ट 11 पिंजरे में शेर, द लॉयन इन द केज। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत चित्रकथा में अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले बीरबल की बुद्धिमत्ता, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आदि विशेषताओं के बारे में बताया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या आप में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है और क्या कभी आपने इस क्षमता का उपयोग किया है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, बुद्धिमानी, चतुराई, कर्तव्य निष्ठा, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। एक बार अकबर के दरबार में फारस के राजा का एक दूत पहुंचा। वह अपने साथ एक पिंजरे में कैद आदमकद शेर की मूर्ति लाया था। फिर उस दूत ने फारस के राजा का फरमान पढ़कर सुनाया और बोला, महामहिम अकबर, हमारे बादशाह की गुजारिश है कि आप इस शेर की मूर्ति को उपहार स्वरूप स्वीकार करें तथा यह पिंजरा बिना तोड़े उन्हें वापस भेज दें। इसमें भला क्या परेशानी है? सेवक, पिंजरे का द्वार खोलो और शेर की मूर्ति को बाहर निकाल दो। एक सेवक पिंजरे का द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु महाराज, इस पिंजरे में तो कोई द्वार ही नहीं है। ये तो चारों तरफ से बंद है। अब क्या होगा? मेरे विचार से यह शेर शायद धातु का बना हुआ है। हो ना हो फारस के राजा ने हमें चढ़ाने के लिए कोई नई पहेली सोची है। बहुत देर तक सोचने के बाद जब अकबर को कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर सारी बात बताई। बीरबल, फारस के राजा का कहना है कि हमें बिना पिंजरा तोड़े इस शेर को बाहर निकालना है। क्या यह संभव है? बीरबल ने कुछ समय तक पिंजरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। कुछ समय तक गहन विचार करने के पश्चात उसने उस शेर को छूकर भी देखा। ओह, तो यह बात है। यह पुतला धातु का ना होकर मोम का बना हुआ है। धातु की तो इस पर केवल परत चढ़ाई हुई है। तब बीरबल अकबर से बोले, महाराज, आपका काम हो जाएगा। बिना पिंजरा तोड़े ही यह शेर बाहर आ जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद सेवकों को आदेश देते हुए कहा, लोहे की 2-4 छड़ों को आग की भट्टी में देर तक गर्म करो और यहां लेकर आओ। कुछ ही समय में एक सेवक लोहे की सुलगती हुई छड़ें लेकर दरबार में आ गया। बीरबल ने उन सुलगती छड़ों को शेर के पुतले से छुआना प्रारंभ किया। छड़ों की गर्मी पाकर थोड़ी ही देर में मोम का शेर पूरा का पूरा पिघल गया। लीजिए महाराज, आपका काम हो गया। अब आप इस खाली पिंजरे को फारस के राजा के पास भिजवा सकते हैं। मान गए बीरबल, चतुराई में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप बहुत सारा धन देकर दरबार से विदा किया। पाठ 12 अनोखा उत्सव, द यूनिक फेस्टिवल। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन।
पुर्तगाल में एक ऐसा अनूठा त्योहार मनाया जाता है जिसमें लोग फूलों की रंगोली मनाते हैं और एक दूसरे पर फूल उछालकर शांति का संदेश देते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक, हम त्योहार क्यों मनाते हैं? किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, परस्पर मेलजोल, आनंद प्राप्ति, अन्य देशों की संस्कृति की जानकारी, शांति की कामना। हमारे देश भारत में शुभ अवसरों, त्योहारों और पूजा आदि पर रंगोली बनाने का प्रचलन है। घर के द्वार या आंगन में बनी रंग बिरंगी आकृतियों को दर्शाती रंगोली भला किसका मन नहीं मोह लेती। बचपन में हमने भी दिवाली पर अनेक बार रंगोली बनाई है, सूखे रंगों से, और एक बार तो अपनी बहन के साथ विभिन्न फूलों से भी रंगोली बनाई थी, जो बहुत छोटी सी और साधारण थी। उसमें दिखाने जैसी कोई बात नहीं थी। पर मैं उस छोटे से डिजाइन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जब पूरी सड़क फूलों से भरी हो तो क्या हो। सोचिए सोचिए, आप चौंक गए ना? यह सुंदर दृश्य आप भी देख सकते हैं। पुर्तगाल के अनूठे कलात्मक और बहुत ही खूबसूरत त्योहार फ्लावर फेस्टिवल में। यह त्योहार जून के महीने में मनाया जाता है, जब पुर्तगाल का हर बगीचा प्राकृतिक रूप में रंग बिरंगे फूलों की शोभा से निखर उठता है। इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर व्यक्ति इसमें व्यस्त नजर आता है। हर कोई इसे और सुंदर बनाने में योगदान देता है। जब मैं पुर्तगाल में थी तो मैंने देखा कि त्योहार के निश्चित दिन से 2-3 दिन पहले ही ट्रकों में तरह तरह के फूल और पत्तियां भर भर कर लाए जा रहे हैं और इन्हें बड़ी बड़ी खाली दुकानों में भरा जा रहा है। फिर मछुआरों के उस छोटे से गांव की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर अलग अलग रंगों के ढेर बनाने में जुट गए थे। इतने सारे फूलों और पत्तियों को तोड़कर अलग करने में साधारणतया 2-3 दिन लग जाते हैं। जिस दिन यह त्योहार होता है उससे पहली रात को नगर से आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं ताकि सड़कों से गाड़ियां और अन्य वाहन आ जा ना सकें। फिर बड़े प्रेम से सड़कों पर डिजाइन बनाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है बहुत सुंदर फूलों और पत्तियों से सड़कों को सजाने का सिलसिला। किस रंग के फूल के साथ किस रंग के फूल या पत्ती को बिछाना है, इसका चुनाव बड़े कलात्मक ढंग से, बड़ी खूबसूरती से होता है। गांव के विशेष स्मारकों के डिजाइन बनाकर भी उन्हें सजाया जाता है। फूलों के नमूने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सड़क पर रंग बिरंगे गलीचे बिछा दिए गए हों। पूरी रात उत्सव का सा वातावरण रहता है। फूलों की टोकरियां भर भर कर लाई जाती हैं। कामगार फूल सजाते हुए संगीत में हो उठते हैं। हर कोई काम की मस्ती में डूबा होता है। कोई चाय ला रहा है तो कोई सैंडविच। सारा गांव एक हो जाता है। बच्चों की खास तौर पर मस्ती होती है और वे मदद भी बहुत करते हैं। दौड़ दौड़ कर विशेष रंगों के फूल ला ला कर पकड़ाना उनके लिए खेल जैसा होता है। वे इस काम को हास परिहास और स्पर्धा भाव से आनंद पूर्वक संपन्न करते हैं। बुजुर्ग महिलाओं को देखकर लगता है जैसे उम्र इन्हें जरा भी धीमा नहीं कर पाई। बड़े ही जोश के साथ इनके हाथ चलते हैं। सुबह जो तस्वीर सामने आती है उसका तो कहना ही क्या। लगता है स्वर्ग का नंदन कानन पृथ्वी पर उतर आया हो। शाम को जुलूस निकाला जाता है जिसमें घोड़ों पर जवान, चर्च के पादरी और बच्चे भाग लेते हैं। वे उन फूलों को एक दूसरे पर उछालकर आनंद पूर्वक त्योहार मनाते हैं। वे फूल उछालते हुए विश्व भर में शांति बनी रहे प्रार्थना करते हैं। सड़क के किनारे खड़े लोग हाथ हिला हिलाकर सबका अभिवादन करते हैं।
वृक्ष की व्यथा, द एग्नी ऑफ अ ट्री। काश कि मैं बोल पाता तो सुनाता अपनी व्यथा, वर्षों से दबाए स्मृतियों को अपने लाल की खड़ा हूं मैं। हाँ, यही आगोश में मेरी छलनी पड़ा था मेरा आजाद। आज तुम सब आजाद हो पर कोई मेरा आजाद नहीं। इसी मिट्टी से जन्मा था वो, इसी में समा गया, दे गया तुम्हें आजादी, मौत अपने नाम कर गया। मरना जीना तो एक चक्र है, पर जीने जीने में फर्क है। जो जीते हैं मेरे लाल की तरह, वीरों में उन्हीं का जिक्र है। जिसके जुनून पर था फख्र मुझे, आज उसी पर अफसोस है। जिस मिट्टी के लिए उसने प्राण थे त्यागे, उसे ही लूट रहे देश के रखवाले। मेरी जड़ता तो स्वाभाविक है, तुम में इतनी जड़ता क्यों है? मैं तो हूं रक्तहीन, क्या तुम भी हो गए रुधिरविहीन? पाठ 13, वह मातृभूमि मेरी, माय मदरलैंड। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की महिमा का वर्णन विविध रूपों में किया है। इस भूमि को जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि आदि रूपों में दर्शाया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक। गौतम बुद्ध ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया था। यदि सारा विश्व गौतम बुद्ध के आदर्श को अपना ले तो क्या संसार में कहीं युद्ध और रक्तपात होगा? जीवन मूल्य, वैल्यूज, स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, आनंद बोध। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग ठहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पाठ 14, वीर मालव जी, पावरफुल मालव जी। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। शिवाजी उदार चरित्र के एक महान शासक थे। वे वीरता और देशभक्ति का सम्मान करते थे। इस पाठ में उनके द्वारा अपनी हत्या करने आए एक वीर बालक को जीवन दान देने का वर्णन है। सोचिए, लेट्स थिंक। आज के समय में क्या कोई व्यक्ति इतना उदार हो सकता है कि वह अपनी हत्या करने आए व्यक्ति को सजा न देकर इनाम दे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, उदारता, वीरता, साहस, प्रेम, देशभक्ति आदि भावनाओं का विकास। पात्र: शिवाजी, तानाजी, मालव जी, दरबान। दृश्य: स्थान: शिवाजी का शयन गृह। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। पास ही एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, परंतु पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं।
बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए। तुम कौन हो वत्स? वीरता पूर्वक। मेरा नाम मालव जी है। गंभीर स्वर में। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? निर्भय होकर। मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? वीरपुत्र, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? नहीं। फिर क्या मेरे बैरियों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था? हाँ। क्यों? क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी मातृभूमि की आन पर दब्बा लगाया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? महाराष्ट्र कुलभूषण, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है? यदि आप सच सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने अपने देश और जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बड़ा कठिन काम है। एक दिन मैं इसी विचार में बैठा था कि एक यवन ने आकर मुझसे कहा कि अगर शिवाजी का वध कर दो तो मैं इनाम में बहुत कुछ दूंगा। इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। सौभाग्यवश आपकी आंखें खुल गईं। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराष्ट्र नरेश, प्रजापति होकर आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, उसके बाल बच्चों की देखरेख करना आपका कर्तव्य है। बालक की वीरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से। तानाजी, इस बालक को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तब? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कुछ ही समय में माता के दर्शन करके अवश्य लौट आऊंगा। बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए। अच्छा, जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आप सत्य कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा अनुमान है कि मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य हैं आप। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। पाठ 15। भारत में हॉकी। हॉकी इन इंडिया। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। खेल से मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। प्रस्तुत पाठ में भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी के विषय में जानकारी दी गई है। सोचिए, लेट्स थिंक। क्या भारत में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही राष्ट्रीय खेल हॉकी का वर्तमान एवं भविष्य धूमिल है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, खेल प्रेम, खेल संबंधी जानकारी, राष्ट्रीयता की भावना, खेल मानव जीवन का एक अंग है। यह भी सच है कि
मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी है। खेलों से शरीर में रुधिर का आवागमन होता है और मन में खुशी का। खिलाड़ी अपनी योजना स्वयं बनाता है। अपनी कोशिश और सूझबूझ से वह हार को जीत में बदल सकता है। परंतु खेल जगत में हुई पराजय भी मधुर होती है। खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। अतः स्वास्थ्य के लिए खेल कूद को परम आवश्यक माना गया है। हॉकी भारत का एक बहुत पुराना खेल है। एक समय तो ऐसा था जब हॉकी में भारतवर्ष का स्थान विश्व में सबसे ऊपर था। हॉकी के इतिहास में आज भी भारत के महान खिलाड़ी ध्यानचंद का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में हॉकी का खेल इंग्लैंड से आया था, किंतु आज हम देखते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया है। संसार में भारत को जिन अनेक बातों से प्रसिद्धि मिली है, उनमें हॉकी भी एक है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने चित्ताकर्षक खेल के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया है। 1925 में देश में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। तभी से हॉकी निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होती हुई संसार में लोकप्रिय हो गई है। यूनान देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर चौथे वर्ष होता है। इस प्रतियोगिता में भारत के हॉकी के खिलाड़ियों ने 1928 से 1956 तक 6 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। 1960 में पाकिस्तान ने भारत पर विजय प्राप्त की, परंतु 1964 में होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने पुनः अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लिया। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने संसार के बहुत से देशों के हॉकी दलों को पराजित करके भारत की विजय पताका फहराई थी। तभी से ध्यानचंद हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेजर ध्यानचंद की खेल प्रतिभा ने तानाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिया था। हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनके विषय में कहा था, यदि ध्यानचंद जर्मनी आ जाए तो मैं उसे मेजर से मार्शल बना दूंगा। भारत ने और भी श्रेष्ठ खिलाड़ी उत्पन्न किए हैं। भारत का बलवीर सिंह 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में संसार का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ था। रूप सिंह, किशनलाल, बाबू दिग्विजय सिंह आदि खिलाड़ियों को पूरा विश्व आज भी याद करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी के विकास की गति धीमी पड़ी है। इससे भारत में इस खेल का भविष्य कुछ धूमिल सा हो गया है। भारत में आज भी धनराज पिल्ले जैसे अनुभवी व दक्ष खिलाड़ी हैं। वे देश के नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर आज भी अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। संसार में अपने हॉकी के कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे देश में हॉकी के खेल के विकास के साथ साथ बालकों का शरीर भी हष्ट-पुष्ट बनेगा। पाठ 16 वीर अभिमन्यु, ब्रेव अभिमन्यु। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। महाभारत के युद्ध में अनेक पराक्रमी योद्धाओं ने वीरगति पाई, जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी था। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। रणभूमि में उस साहसी बालक ने शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या निहत्थे अभिमन्यु पर कौरव सेना के महारथियों द्वारा आक्रमण करना उचित था? जीवन मूल्य, वैल्यूज, वीरता, साहस और आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि। भारत में ऐसे अनेक पुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। ऐसे ही वीरों में से एक था वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। तभी अभिमन्यु वहां आया और युद्ध का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, समाचार ठीक नहीं है पुत्र, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु ने कहा, मुझे भी बताइए। युधिष्ठिर बोले, पुत्र, समाचार मिला है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है
चक्रव्यूह तोड़ने की युक्ति केवल अर्जुन को मालूम है और इस समय वे यहां पर नहीं हैं। यदि कल हम रणभूमि में नहीं गए तो हमारी हार मानी जाएगी। आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु बोला। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष युक्ति होती है। अभिमन्यु बोला। तात, आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की युक्ति मालूम है। युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा और बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं मां के गर्भ में था, तब एक दिन मेरे पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन सुनाया था। मैं भी सुन रहा था, परंतु क्या पुत्र, तुम चुप क्यों हो गए? अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी मां को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। युधिष्ठिर यह सुनकर उदास हो गए और उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया। लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का आग्रह करता रहा। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अन्य कोई विकल्प न देखकर अंततः युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। प्रातःकाल होते ही अभिमन्यु भीम, नकुल और सहदेव के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा, जहां पर उसके सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। सिंह की भांति गरजता हुआ, बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, लेकिन उसके साथ गए भीम और दूसरे पांडव को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर घुसने नहीं दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही युद्ध करते हुए 6 द्वार तोड़ डाले। इस बालक के पराक्रम को देखकर कौरव महारथी हतप्रभ रह गए। उनकी सेना में हाहाकार मच गया। अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता मैदान साफ हो जाता। अभिमन्यु के इस शौर्य को देखकर दुर्योधन ने अपने 7 महारथियों को ललकारा। आप देख क्या रहे हैं? एक साथ मिलकर इस पर वार क्यों नहीं करते? यह सुनते ही 7 महारथियों ने उसे घेर लिया और उसका रथ तोड़ डाला तथा घोड़े को मार गिराया। उसके धनुष की प्रत्यंचा भी काट दी, लेकिन अभिमन्यु निराश नहीं हुआ। उसने अपने रथ का पहिया उठाया और उसे चक्र की भांति घुमाते हुए शत्रुओं पर वार करने लगा। परंतु कुछ ही क्षणों में पहिया भी टूट गया। वह बिल्कुल निहत्था हो गया था। उसका शरीर बाणों से छलनी हो गया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहा, गुरुवर, युद्ध के नियम कहां चले गए? आपके रहते यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें एक निहत्थे पर वार हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किंतु द्रोणाचार्य कुछ बोल न सके। उनका सिर लाचारी से झुक गया। तभी दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु ने उसकी गदा छीन ली। तभी जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार कर दिया। वह चेतना शून्य होकर भूमि पर गिर पड़ा और फिर कभी न उठा। इस प्रकार अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी अभिमन्यु का साहस और शौर्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। अब्राहम लिंकन का पत्र, अ लेटर ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के स्कूल प्रिंसिपल को लिखा था। लिंकन ने इसमें वे तमाम बातें लिखी थी जो वे अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। सम्माननीय महोदय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, किंतु मैं चाहता हूं
कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता भी होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूं। आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया $1 मुफ्त में मिलने वाले $5 से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में न लाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता का ध्यान रखना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को डराना धमकाना कोई अच्छी बात नहीं है। उसे इस काम से दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूं कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। मैं मानता हूं कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ उसे नम्रता से पेश आने की शिक्षा दीजिएगा। उसे समझाइएगा कि वह सबकी बात ध्यान से सुने, लेकिन करे वही जो उसे उचित लगे और जो सबके हित से जुड़ा हो। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे स्वयं पर भी विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएं उतना उसके लिए अच्छा होगा। अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी, इसलिए वह आपकी बताई बातों को सरलतापूर्वक सीख सकेगा। आपका अब्राहम लिंकन।